नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। आखिरकार भाजपा नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए। जोशी के तेवर उपचुनाव के समय ही नरम गरम दिखाई दे रहे थे, पर पिछले 15 दिनों से उनके भीतर कुछ ज़्यादा ही कशमकश थी। उन्हें आभास हो गया था कि भाजपा में शायद टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन बात टिकट की नहीं थी। दीपक जोशी का आरोप है कि पार्टी में लगातार हो रही उपेक्षा से वो परेशान थे। उनका यह भी आरोप था कि संगठन में उनकी पूछ परख लगातार कम हो रही है। इसलिए जानते हुए कि भाजपा से निकले नेताओं का कोई सियासी भविष्य कांग्रेस में नहीं है, जोशी ने उस कांग्रेस की तरफ कदम बढ़ा दिया, जिसका विरोध करते हुए पिछले 5 दशक से उनका परिवार राजनीति कर रहा था। अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि दीपक जोशी टिकट की उम्मीद ना करें, और दीपक जोशी ने भी कह दिया है कि वो बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दीपक जोशी एक लूप लाइन से उठकर दूसरी लूप लाइन पर जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन दीपक जोशी को क्या जिम्मेदारी दे, ये जानेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पिछले एक सप्ताह से दीपक जोशी की बगावत की खबरें आ रही थी। शनिवार को अपने पिता की तस्वीर के साथ पीसीसी पहुंचकर दीपक जोशी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ भी उपस्थित थे। कमलनाथ की मौजूदगी में कैलाश जोशी अमर रहे के नारे लग रहे थे। दीपक जोशी ने कहा कि जनसंघ के चुनाव चिन्ह दीपक को बीजेपी ने अपनी विचारधारा के साथ कहीं न कहीं विलोपित कर दिया, इसलिए आज मैं कांग्रेस के साथ हूँ। दीपक जोशी को भाजपा ने रोकने की भरपूर कोशिश की। भोपाल से लेकर दिल्ली तक के नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन दीपक जोशी नहीं रुके। उनका कहना है कि संगठन उन्हें कोई ठोस आश्वासन देने में नाकाम रहा। उन्होंने अपने पिता कैलाश जोशी के स्मारक के लिए जमीन और अन्य स्वीकृति मिलने में हो रही देरी को भी मुद्दा बनाया। लगातार 2 साल से मैं एक मांग करता आ रहा था कि माननीय जोशी जी का स्मारक, और उन्होंने उस पर कहा कि आप जमीन दिखाइए सरकारी, मैं आपको जमीन दूंगा। सज्जन दिया, सम्मानीय आरिफ हफीज जी, पीसी शर्मा जी, गोविंद सिंह जी लगातार मेरे संपर्क में रहे, और 4 घंटे के अंदर हाट टुकड़िया में बहुत बेशकीमती जमीन 80,000 स्क्वायर से हमने बताई कि ये जमीन है। कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैसेज दिया। कमलनाथ जी पर जैसे ही मैसेज दिया, 3 मिनट के अंदर वो जमीन के आवंटन को व्हाट्सएप में दे दिया। 3 मिनट दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने पर भाजपा के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी ने कहा है कि दीपक जोशी के निर्णय से उनके खुद के पुत्र ही सहमत नहीं है। देखिए, कैलाश जी भारतीय जनता पार्टी के लिए आदर्श रहे और उनके द्वारा इस पार्टी को सींचा गया, इस पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत से कार्यकर्ता हैं जो कैलाश जी के आदर्शों पे चलकर आज राजनीति में स्थापित हुए हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां उनके पुत्र की बात है, तो ये उन्होंने जो निर्णय लिया है, इस निर्णय के साथ तो उनके खुद स्वयं के पुत्र, मतलब कैलाश जी के पुत्र के पुत्र, नाती कहना चाहिए, वो खुद उनके निर्णय से शामिल नहीं है दीपक जी के। तो पहले तो परिवार ही एक नहीं कर पाए, वो अपने साथ में अपने परिवार के लोगों को ही नहीं ले पाए। वहीं दूसरी तरफ एक बात ये सामने उठ के आ रही है कि कांग्रेस में जाने के बाद में क्या उन्हें कांग्रेस ने सम्मान दिया। आज वह कैलाश जी का चित्र लेकर के गए और कांग्रेस कार्यालय में उस चित्र पर माल्यार्पण तक नहीं हुआ, किसी ने उनके बारे में 2 शब्द तक नहीं कहे। जहां कैलाश जी की बात है, तो कैलाश जी के आदर्शों पे चलने वाले, कैलाश जी के विचारों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी उनके विचारधारा के साथ में पार्टी में काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। भाजपा में चुनाव के समय असंतोष भले ही उभरे, लेकिन सच तो ये है कि भाजपा से जाने वाले नेताओं का कोई भविष्य नहीं रहता है। उन्हें वापस लौटना ही पड़ता है, या फिर वे गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। उमा भारती ने बगावत करके भाजपा पार्टी बनाई थी। प्रहलाद पटेल, भगवान दास सबनानी जैसे कई दिग्गज नेता उमा भारती के साथ गए थे, लेकिन इन नेताओं को वापस लौटना पड़ा, और जो वापस नहीं लौटे वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। दीपक जोशी ने बुधनी से सीएम शिवराज के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस से उन्हें उनके चुनावी क्षेत्र से टिकट की उम्मीद नहीं है। देखना है कांग्रेस में दीपक जोशी का क्या भविष्य रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका। नमस्कार। तो आखिरकार दीपक जोशी कांग्रेस के हो गए, लेकिन आपको लग रहा है कि जो विचारधारा की वो बात कर रहे हैं और जिस प्रकार कैलाश जोशी की तस्वीर लेकर वो पीसीसी पहुंचे और बाद में खबरें हैं कि वो तस्वीर लेकर वापस लौट भी गए, क्या उनके वापस लौटने की कुछ उम्मीद है अब? नहीं, मुझे लगता है भाजपा ने उन्हें काफी सम्मान दिया है। देश के नेताओं के द्वारा उनको संदेश दिया गया कि आप ऐसा मत करिए। प्रदेश के नेताओं के द्वारा उन्हें कहा गया ऐसा मत करिए। उनके पिताजी के सबसे निकटतम व्यक्ति रघुनंदन शर्मा जी के द्वारा उन्हें यह कहा गया कि आपको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने निर्णय ले रखा था बहुत पहले से, इसलिए उस निर्णय को उन्होंने एग्जीक्यूट किया। परिवार में उनको साथ नहीं दिया ऐसा कांग्रेस के भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, तो ये बात भी अपनी जगह है। उनके बेटे जयवर्धन जोशी जो हैं वो भी इनके साथ नहीं है। वो बिल्कुल, और जो ट्वीट जयवर्धन ने किया था उससे लग रहा था कि शायद वो पिता को मना लेंगे। हाँ, कुछ ऐसा है। लेकिन एक बात मनोज जी, राजनीति को हम थोड़ा सा पीछे ले जा करके देखें। मैं बहुत मंथन किया है मैंने इस विषय पर, मैंने कई कॉलम लिखे हैं। कुछ कॉलम ऐसे थे जो सरकार भाजपा को चेताने वाले थे, कुछ कॉलम ऐसे थे जो जोशी जी को चेताने वाले थे, और कुछ कॉलम ऐसे थे, 3 कॉलम लिखे हैं मैंने। तीसरा कॉलम ऐसा था जिसमें ये कहा गया था कि भाई ठीक है, दीपक जोशी चला गया तो क्या हुआ, बाकी के लोग जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं ये नाराजगी व्यक्त करने का सीजन है। तो इसलिए मैं जो उस कॉलम के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, मंथन के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, वो ये है कि कैलाश जोशी जी का स्मारक नहीं बना, इसलिए दीपक जोशी जी ने पार्टी छोड़ी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कैलाश जोशी जी को कमलनाथ जी ने बेशकीमती 2 गज जमीन दे दी जिसमें उनका अंतिम संस्कार हो गया। तो वो 2 गज जमीन का एहसान चुकाने के लिए वो जो है पिता की मर्यादा और दल की मर्यादा दोनों से वो 2 गज जमीन बड़ी जो है उनको नजर आई। ये उनका राजनीतिक आकलन का तरीका है। ऐसी स्थिति में दीपक जोशी जी के बारे में हम एक और विचार करें, वो ये कि वो बागली से चुनाव लड़े। बागली परंपरागत सीट जो है वो इनकी थी। बिल्कुल। उसके बाद हाटपिपलिया आए और हाटपिपलिया में वो जोशी जी की छाया में चुनाव लड़े। कांग्रेस हमेशा उनके सामने हल्का कैंडिडेट खड़ा करती थी। जिस मनोज चौधरी जी ने दीपक जी के सामने चुनाव लड़ा, वो मनोज चौधरी जी जिस जाति से आते हैं उस समुदाय के इतने वोट हैं कि वो अपने दम पे ही अगला चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए वो भयभीत थे। राजनीति का मुख्य बिंदु उनका भयभीत होना है, एक बात ये थी। दूसरा, मैं आपके सामने एक बात कहता हूं कि देखिए, दीपक जोशी जी राजनीति का कोई चेहरा नहीं थे, कभी नहीं बन पाए वो चेहरा। ऐसे में यदि कोई, जैसे मान लो राहुल भैया हैं, एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं राहुल भैया, वो चेहरा है अपने आप में। अपने पिताजी के बाद उनने अपना नाम बनाया है, वो चेहरा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में, मैं अभी एक खबर लिख रहा था, मध्य प्रदेश की राजनीति में जो मुख्यमंत्री पुत्र हैं उनमें 1-2 लोग ही ऐसे हैं जो अपने आप को चेहरा कह सकते हैं, अदरवाइज तो कोई चेहरा ही नहीं है। और दीपक जोशी तो कम से कम ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो अपने प्रकाश से कांग्रेस के कार्यालय को सत्ता का उजियारा दे सके। बिल्कुल स्थिति नहीं है जी। आप ये विचार करिए, जिस क्षेत्र से देवास जिले से वो आते हैं, उस देवास जिले में हाटपिपलिया और बागली को छोड़ करके इस परिवार का ही प्रभाव नहीं है। मैं एक राजनीति की टिप्पणी कर रहा हूं जो मैं समझता हूं कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, पितातुल्य कैलाश जोशी जी को मैं मानता हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, भाजपा की राजनीति में उन्हें राजनीतिक संत कहा गया। क्यों कहा गया राजनीतिक संत? राजनीति में तो संत होता ही नहीं है। बिल्कुल। केवल उनको राजनीतिक संत इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे चतुर खेमा जो भाजपा का था, उस चतुर खेमे ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को निपटाने के लिए उन्हें संत बना दिया, और वो जिंदगी भर उस संत का बोझ उठा करके घूमते रहे। कुछ न समर्थकों के लिए कर पाए, न अपने लिए कर पाए, न दीपक जी के लिए कर पाए। दूसरे बड़े नेता थे वीरेंद्र कुमार शक्लेचा जी। वीरेंद्र कुमार शक्लेचा जी को जिस तरीके से राजनीति में, भाजपा की राजनीति में निपटाया गया जिस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति ने इनको संत बना दिया और शक्लेचा जी को समाप्त कर दिया, और शक्लेचा जी के बेटे को अपने रहते हुए मिनिस्टर नहीं बनने दिया। ये भाजपा की पॉलिटिक्स। बिल्कुल। और मंदसौर का मारू परिवार भी एक बड़ा उदाहरण है। ये दूसरा नहीं, मैं उनके ऊपर नहीं जा रहा। मैं अगली बात ये कहना चाहता हूं कि कैलाश जोशी जी ने जिस प्रकार की पॉलिटिक्स की,
यदि उस पॉलिटिक्स में 2 गज जमीन की कीमत होती तो वो चुरहट लॉटरी का मुकदमा नहीं लड़ते। अनिरुद्ध प्रसाद शास्त्री ने अर्जुन सिंह के दबाव में आर्थिक पक्ष के कारण वो मुकदमा चुरहट लॉटरी का वापस ले लिया था। भाजपा के लोगों ने ये विचार किया कि ये मुकदमा ऐसा है जिससे अर्जुन सिंह की राजनीतिक छवि को कमजोर करके जनसंघ भाजपा को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए कैलाश जोशी जी को चुना गया। वो 2 गज जमीन के लिए नहीं बिके। क्या दीपक जी क्या जो है अर्जुन सिंह जी ने उन्हें लालच देने की हिम्मत की? आज कमलनाथ जी ने 2 गज जमीन दे दी और ये व्यक्ति जो है उनकी गोद में जाकर के बैठ गया। ये राजनीति का सर्वाधिक पतन है। वो फले फूले आगे बढ़े, मेरे मित्र हैं, मैं बहुत प्रशंसा कर रहा हूं उनकी कि वो जो कदम उठाया उन्होंने अपना निर्णय लिया होगा, लेकिन जिस बेस पर निर्णय लिया है वो बेस उस परिवार, उस वंश के लिए यानी कैलाश जोशी जी के लिए उनके मान्य सिद्धांतों के विपरीत है। बिल्कुल। जिस पार्टी से तो वो गए जी। हैं उस पार्टी के भी मान्य सिद्धांतों के विपरीत है। तो ब्रजेश जी सिद्धांतों के विपरीत है, लेकिन वो एक चीज़ और कह रहे हैं कि मैं यहाँ आया हूँ लेकिन मैं किसी शर्त पर नहीं आया हूँ, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। बगल में कमलनाथ कह देते हैं कि भैया नीचे से रायशुमारी होगी, जिले का आदमी कहेगा तो हम टिकट मिलेंगे, वरना जिसको आना है आए, चलना है चला जाए। तो ये जितने नेता जाते हैं वो सारे यही कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत है, मेरी कोई पद की लालसा नहीं है, पार्टी का मैं एक ऐसा सिपाही हूँ कि जो पार्टी कहेगी वो करूँगा। ये दीपक जोशी भाजपा में रहते हुए भी कहते थे और बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने कहा, लेकिन उनकी सुनी नहीं। तो आखिर चुनावी राजनीति में दीपक जोशी, जो शर्मा जी ने भी कहा कि जो उनकी स्थिति है कि पिछले चुनाव में या एक ओरा था वो कुछ है नहीं, अब दीपक जोशी के आगे क्या रास्ता है? या तो चुनाव लड़ लें वो, और अगर वो हार जाते हैं तो उनका सियासी भविष्य क्या होगा, और जीत के भी वो क्या कर पाएंगे कांग्रेस में? शायद यही वो ताड़ गए हैं मनोज कि वो जीतने की उनकी संभावनाएं यदि होती तो बीजेपी उन्हें जाने ही क्यों देती? जो मनाने के जतन किए थे और ज़्यादा मनाती और उनको चुनाव मैदान में उतार देती। लेकिन उनकी जीत की संभावनाएं खासकर चुनावी राजनीति में अब मुझे लगता है खत्म हो चुकी थी और वो ये जान चुके थे। शायद इसलिए आज उनके सुर बदले हुए दिखे कि मैं देवास जिले की किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं बुधनी से यदि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। मतलब आप शहीद होना चाहते हैं, आप चाहते हो कि हाँ भाई मैं तो ऐसी जगह से चुनाव लड़ने गया और खुदा ना खास्ता यदि सरकार बनती है तो मुझे ओबला इस आधार पर किया जाए कि मैं तो हारने के ही गया था वहाँ। तो एक बार और यदि आप एक बार उनको अरुण यादव से मशवरा कर लेना चाहिए, उनके मन में भी यही विचार था। निश्चित तौर पर आऊंगा शर्मा जी, तो आप देखिए आऊंगा मैं आपके पास जी। ये तो सिर्फ मौके पे चौका है। जी करुणा शुक्ला जी अटल जी की भतीजी थी, बिल्कुल, छत्तीसगढ़। भाजपा में रहते हुए कांग्रेस में गई और दम्भ भर के डॉक्टर रमन के सामने चुनाव लड़ा और हार गई। राजस्थान में जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह बिल्कुल दम्भ भर के कांग्रेस में गए और वसुंधरा वहां खिलाफ जो है, चुनाव लड़ा, राजे के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गए। ऐसे दम्भ भाजपा पहले भी देख चुकी है और ये दोनों बड़े नाम थे। करुणा शुक्ला बड़ा नाम था, पार्लियामेंट की मेंबर रही वो। ऐसे ही केजरीवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के बनने बनारस गए थे वो काशी, मोदी से लड़ने, और अतीक अहमद भी। जी लेकिन ब्रजेश मनोज जी, जी ठीक है, हम इस पहलू को देख लेते हैं कि क्या होगा उनका। ठीक, दूसरा पहलू इस पर भी विचार होना चाहिए कि क्यों नहीं दीपक जोशी, भंवर सिंह शेखावत, क्यों नहीं सत्यनारायण तमाम सारे सत्तन, नेता हैं। अनूप मिश्रा, ऐसे तमाम नेताओं को मनाया क्यों नहीं जा रहा पार्टी में? क्या एक खाई हो गई है संगठन में? जो पहले संगठन मनाता था, हमने देखा जिन जोशी जी की हम बात कर रहे हैं उनके पिताजी कैलाश जोशी जी किस तरह से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाते थे, पटवा जी किस तरह से नाराज लोगों को मनाते थे। और पार्टी में ये पहली बात नहीं, जो शर्मा जी ने कहा ना कि चुनावी मौसम है, ये मौसम ही ऐसा है कि नाराजगी प्रकट होती है। क्योंकि आप जो नाराजगी का जो सीजन है उसमें यदि आप नाराजगी व्यक्त करोगे तो कुछ ना कुछ आपको आश्वासन मिल जाता है। वैसा आश्वासन दीपक जोशी को भी मिला, लेकिन शायद वो जो आश्वासन चाहते थे वो नहीं मिला। जो 2 गज जमीन की बात तो एक अलग है कि आपने जाके वहाँ कह दिया। क्या दीपक जोशी इतने कमज़ोर हैं कि अपने पिता के लिए 2 गज जमीन खुद नहीं खरीद सकते थे? इतने तो सक्षम है वो। लेकिन ये सियासत है, इसलिए इस तरह के बयान आ जाते हैं। मुझे लगता है कि दीपक जोशी को मनाने के जो प्रयत्न हुए हैं वो ठीक है, वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन बाकी के नेताओं को ही मनाना चाहिए। क्योंकि ये कुलीनों का कुनबा कहा जाता है और हम कहते हैं कि बीजेपी में यदि नाराज है कोई परिवार से तो उसको मना लिया जाता है और लाख जतन किए जाते हैं उसको मनाने के। हमने देखा इससे पहले के चुनावों में कि प्रधानमंत्री तक नाराज लोगों को फ़ोन कर रहे थे। क्या दीपक जोशी के साथ भी वैसे पर्याप्त आपने प्रयास किए? ये भी सोचने की बात है। क्या बाकी के नाराज लोगों से आपने ऐसे प्रयास किए?
कौन लोग उन्हें मना रहे हैं? रघुनंदन शर्मा मना रहे हैं, ठीक है, रघुनंदन शर्मा के माध्यम से आपने कोशिश की है, लेकिन क्या संगठन में ऐसी सुनवाई हो रही है? कैलाश विजयवर्गीय का एक वक्तव्य आया कल ही का ही मनोज जी, जो वो कह रहे हैं कि संवादहीनता हो रही है संगठन में और संगठन की कुछ कमियां हैं जिनको दूर करना चाहिए। शायद ये नाराजगी उसी की वजह है, क्योंकि बीजेपी ये बात आपको याद होगा, नरेंद्र सिंह तोमर भी कह चुके हैं। बीजेपी को बीजेपी ही हराती है, कांग्रेस में वो दम नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी किस पद पर है? राष्ट्रीय महासचिव। तो राष्ट्रीय महासचिव ये बात कहे तो अच्छी लगती है क्या? उसकी ड्यूटी है, वो खुद राजनीति कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि वो संगठन के महामंत्री हैं। तो आप सोचिए ना, यदि नरेंद्र सिंह तोमर वो बात कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय ये बात कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? क्या पार्टी में, संगठन में वो संवादहीनता कम हो गई क्या शर्मा जी? ब्रजेश जी, संवादहीनता दूर करने का काम राष्ट्रीय महामंत्री का है। वो क्या कर रहे हैं? उनके क्षेत्र का आदमी चला गया भाई, और वो सवाल उठा रहे हैं संगठन के पॉइंट्स अध्यक्ष, महामंत्री, मुख्यमंत्री पर। इसका मतलब ये है कि आप जो है सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कितना बड़ा नाम है भाई। लेकिन भंवर सिंह शेखावत भी तो उन्हीं के दुखियारे हैं। ये ब्रजेश, इस पर ब्रजेश जी टिप्पणी करेंगे जी। भंवर सिंह शेखावत जी, जो आपने कहा उन्हीं के दुखियारे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको सबको मनाने की जो एक जो ऐसा लग रहा है, जो वरिष्ठ नेता हैं उनको लग रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य अब बीजेपी में खत्म हो चुका है। मुझे लग रहा है उसी की एक भगदड़ है ये, दीपक जोशी के रूप में हमको ये देखने को मिली है। तो इस पर भी लगाम लगाने की दिशा में बीजेपी को कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये भगदड़, यदि आप देखिए बघेल गए, उनके साथ गए, कोई शोर शराबा नहीं हुआ ना। यदि दीपक जोशी गए हैं तो इसलिए शोर शराबा हुआ है कि उनके पिता की छवि की वजह से। बिल्कुल मान लिया हमने कि दीपक जोशी की कोई छवि नहीं है, लेकिन वो उस बट वृक्ष के नीचे पनपे हैं, उस बट वृक्ष के नीचे उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है। यदि एक ऐसा व्यक्ति जाता तो माहौल तो बनता है, और कांग्रेस उस माहौल का फायदा उठाती। कांग्रेस में उनका भविष्य क्या होगा, कि गौरीशंकर बिसेन की तरह होगा, सरताज सिंह की तरह होगा, ये दूर की बात है। लेकिन क्या आज इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है? निश्चित तौर पर एक माहौल बन रहा है, एक बात हो रही है, तो इस पर भी तो विचार होना चाहिए, इस पर भी तो मंथन होना चाहिए कि एक व्यक्ति चला गया, बाकी के ना जाएं। उनका हश्र क्या होगा कांग्रेस में, ये तो सब देख चुके हैं, उनको भी पता है। लेकिन वो क्यों गए? क्या उन्हें रोका जा सकता था? उनके बेटे मध्य प्रदेश में युवक, ये यूथ मतलब भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति समिति है, और संयोजक रहे हैं किसके? आईटी सेल में रहे हैं। सेल में जो एक प्रोफेशनल सेल बनाई है उसमें प्रदेश संयोजक, आज की तारीख में भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य। बिल्कुल। क्या आप परिवार को क्या नहीं मिला? ये हम अलग बात कर रहे हैं कि परिवार को क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला है बीजेपी से, लेकिन गए हैं तो ऐसी कुछ तो वजह रही होगी। जो आदमी वहां कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हूं, उसको उम्मीद होगी कि कुछ मिलेगा है नहीं, फिर भी चला गया। तो ऐसी क्या नाराजगी है, ऐसी क्या कुंठा है, ऐसी क्या उनको दर्द मिला है बीजेपी से कि इतना बड़ा व्यक्ति का बेटा बीजेपी छोड़ के चला गया? क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा शर्मा जी? और दूसरा एक और कि पॉलिटिकल बयान अपनी जगह है, वो ये कहते हैं कि कोरोना में मेरी पत्नी को प्रशासन ने उचित इलाज नहीं दिलवाया, कलेक्टर बात नहीं कर रहा है। कलेक्टर ने बात नहीं की, मेरी पत्नी की मौत हो गई, और भले मुख्यमंत्री मुझे अपना छोटा भाई मानते हो, लेकिन वो उनको अपना बड़ा भाई नहीं मानता हूँ। तो तलखी इतनी बढ़ चुकी थी। ये देखिए क्या होता है, ये तो एक दूसरे के प्रति संवेदनाओं का विषय है कि कौन किसको भाई मानता और कौन नहीं मानता। शिवराज जी छोटा भाई पहले भी मानते थे, क्योंकि मैं तो उन दिनों का साक्षी हूं ना। मैंने तो आंखों से देखा है जब हमीदिया कॉलेज में शिवराज जी भी थे और दीपक भी थे और वो गिल साहब भी थे हमारे। तो मैं तो उन दिनों से इनको जानता हूं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ अंदर की बातें जो हैं वो उसका लाभ नहीं है बोलने का, क्योंकि ये माना जाएगा कि हम आज के दिन टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको याद होगा मनोज जी कि भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद के बीच में मतभेद हो गए थे, और उस समय भाजपा ने जनता विद्यार्थी मोर्चा बनाया था। दीपक जोशी जी ने भी हमीदिया कॉलेज से चुनाव लड़ा दिया और शिवराज जी ने भी चुनाव लड़ा दिया विद्यार्थी परिषद की ओर से। बाद में समझौता हुआ और दीपक जी और शिवराज जी आमने सामने हुए। तो ये परिस्थितियां आज से नहीं, दीपक जोशी इस मामले में कोई बहुत जूनियर है ऐसी पोजीशन नहीं है। तब भी आरिफ वकील एक एक्स फैक्टर थे उस खेल में, उस समय उस खेल में भी वो थे। आपको सब मालूम है इसका मतलब। तो ये आपको देखने वाली चीज है। एक बात, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए थे इसलिए आरिफ वकील के इनका संबंध स्वाभाविक था, क्योंकि भोपाल में चुनाव लड़ाना और बीयू का जो है अध्यक्ष का चुनाव के अंदर आपको आरिफ भाई से समझौता करना पड़ेगा, और उस दौर में बिना समझौते के आप जीत भी नहीं सकते थे, ऐसी परिस्थिति थी। ये परिस्थिति उस समय थी। मैं उनका साक्षी हूँ। गुट्टू भैया एक पैनल लड़ाते थे, तो ये दिशा दूसरी दिशा में बात चली है। मैं ये बात आपके सामने, आपके माध्यम से आपके श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूं
कि राजनीति में जो वर्तमान परिस्थिति है, उन परिस्थिति में हमको एक बात आने वाले समय के लिए अभी से कह देना चाहिए जी। और वो ये है मनोज जी, जिन 28 लोगों को लेकर के आपने सरकार बनाई, वो 28 लोग कौन होंगे और वो कौन लोग जो हैं वो किन किन को खाएंगे, किन किन की पॉलिटिक्स खत्म होगी। आप देखिए, भाजपा का एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता मुन्ना लाल गोयल को हराया उसने, कर्मठ कार्यकर्ता, संघ प्रमुख को अपनी गाड़ी में बैठाकर ड्राइविंग करते हुए ले जाने वाला स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसका भाई और उसके पिताजी, और वो केवल ये कह करके कि भाई मुन्नालाल गोयल चुनाव नहीं जीत सकता, मुझे लड़ा दो, मैं ये सीट ले जाऊंगा। भाजपा ने उसको टिकट नहीं दी क्योंकि आपने सत्ता के लिए अनुबंध किया था। जब आप नैतिकता की राजनीति को छोड़ करके समझौते की राजनीति से सरकार बनाएंगे, तब आपके सामने कई बार मर्यादाएं टूटेंगी। लेकिन अगर वो सरकार नहीं गिरती, मेरा वाक्य प्लीज, मेरा वाक्य, तो मर्यादाएं टूटेंगी। आप ये मान करके चलिए 2023 का जब चुनाव होगा तो उन 28 जगह पर आप मर्यादा नहीं रोक पाओगे, और नहीं रोक पाओगे उसका उदाहरण होता है भंवर सिंह शेखावत। आपको मालूम है भाजपा के अंदर उस आदमी की क्या स्थिति है? मैं जानता हूं उस आदमी को। वो आदमी दमदार, स्पष्ट वक्ता और सच को सच कहने का साहस रखने वाला व्यक्ति है। और राजनीति हो, परिवार हो, समाज हो, इस प्रकार के व्यक्ति को माथे बैठा करके रखना चाहिए, जो आपके सामने आपकी खरी खरी कह के चली जाए। तो ब्रजेश जी, एक और दिक्कत है ना कि मान लीजिए अगर वो सरकार नहीं गिरती, तब इन 28 लोगों की क्या स्थिति होती? तब भी ये 2023 में सबको टिकट मिल जाता? ये भी एक सवाल है। देखिए मनोज जी, कि जो लोग आ गए हैं, जो लोग लगातार बीजेपी को उन क्षेत्रों में मजबूत कर रहे थे, तो उनको तो ऐसा लगता है कि ये उनका हक खा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये नहीं आते, सरकार नहीं बनती, लेकिन उनका हक तो वाजिब था ना, वो तो ये चाहते। मनोज जी, बीच में बोलूंगा, उन 28 लोगों को जिनको टिकट मिलने की संभावना होती या नहीं होती जिसकी, वो भाजपा का होता, पर आयात नहीं होता। लेकिन अब इसमें भी यदि वो भाजपा का था और जीत सकता था, नहीं मिली और मुझे मिल गई, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि दोनों एक ही दल में काम करने वाले लोग हैं। ये रहता उस समय, पहले भी ऐसा होता है, अनेकों जगह टिकट कट जाती है, लेकिन अब तो दूसरे दलों से आए लोगों को मुख्यमंत्री भी बना दिया जा रहा है, सब किया जा रहा है। और बीजेपी में नहीं, ये कांग्रेस में भी, बाकी के दलों में भी हो रहा है। हम जो नए नए दल आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम, वो भी तो यही कर रहे हैं कि जिनको टिकट नहीं मिलता नाराज लोगों को दे देते हैं। जी, आप ये देखिए, ये केवल वहां है जहां बीजेपी दल ही नहीं है। आप असम का इशारा कर रहे हैं, असम में भाजपा रही नहीं कभी भी, असम गण परिषद के पीछे रहती थी, लेकिन जब से हेमंत जी आए हैं उसके बाद से भाजपा का विस्तार हुआ है। इसलिए हेमंत जी तमाम उदाहरण, महाराष्ट्र का भी उदाहरण है, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को जैसे बनाया है। महाराष्ट्र तो एक समझौते में सरकार गई है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। वही तो बात है ना कि जब समझौते में सरकार बन रही है तब। मनोज एक मिनट प्लीज, स्पष्ट करने दीजिए बात। महाराष्ट्र का समझौता मुझे अक्सर से याद है कि केंद्र में भाजपा रहेगी, महाराष्ट्र में शिवसेना रहेगी। मुझे याद है बाल ठाकरे के साथ समझौता, लेकिन बाल ठाकरे जी के सुपुत्र ने एक बार अलग चुनाव लड़ा और उस चुनाव लड़ने के बाद भाजपा बड़ा दल हो गया, इसके कारण वो समझौते की मर्यादा समाप्त हो गई। लेकिन वो मर्यादा बची कहाँ, क्योंकि ये समझौता तो बिहार में भी था, लेकिन नीतीश कुमार को अचानक से राष्ट्रीय राजनीति में आना था, तो राजनीति में अब सुचिता बची नहीं है और फिलहाल समय भी नहीं बचा है। इसलिए बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर दीपक जोशी ने भाजपा का साथ छोड़ हाथ थाम लिया है, लेकिन सवाल यह है कि और कितने दीपक इस कतार में हैं, और क्या बीजेपी उनको मनाने का कोई जतन कर रही है, या केवल ये कहकर उनको खारिज कर दिया जा रहा है कि वो तो पिछला चुनाव हार गए थे, या चुनाव के वक्त ही वैसे आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहे हैं, या जो सत्यनारायण सत्ता आरोप लगा रहे हैं वो 80 पार के हैं, उनको क्या दिया जाए या पार्टी ने क्या नहीं दिया। सबसे अहम बात यह है कि जिन लोगों ने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है उनका मान सम्मान का ध्यान तो पार्टियों को रखना ही चाहिए, चाहे वो कोई सा भी दल हो, और उन नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब उनको टिकट मिलता है तब वो किसी ना किसी की कीमत पर मिलता है। क्योंकि दीपक जोशी के पहले भी किसी और को टिकट मिला था, दीपक जोशी के बाद भी किसी और को टिकट मिला, भंवर सिंह शेखावत के पहले भी किसी को टिकट मिला था, उनके बाद भी किसी को टिकट मिला था, और किसी का टिकट काट कर ही उन लोगों को टिकट भी मिले थे। तो टिकट की लड़ाई अब कहाँ तक जाएगी, इस पर हमारी भी नज़र होगी। लेकिन फिलहाल अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।